हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तय की समय सीमा। सितंबर के अंत तक प्रक्रिया होगी पूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 26,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। 1 जुलाई 2025 को अपने तीसरे पूरक हलफनामे में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट में जीएसएससी ने माना है कि प्रक्रिया कमोबेश पटरी पर है। पूरी प्रक्रिया सितंबर के चौथे सप्ताह तक अलग अलग फेज में पूरी होनी है, जो जीएसएससी द्वारा अप्रैल 2025 में दायर किए गए पहले हलफनामे में घोषित समय सीमा से 2 सप्ताह आगे है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता जॉर्ज रीज एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। ये जानकारी याचिकाकर्ता परन अमितावा ने दी है। गणित और विज्ञान के मसले ये बात सामने आई है कि 5008 पदों के मुकाबले केवल 2734 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है। जीएसएससी के मुताबिक शेष उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने सुझाव दिया कि कमी को एक नई अधिसूचना के आधार पर भरा जाए और इस बीच जीएसएससी को इन 2734 नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। सामाजिक विज्ञान के लिए 5002 पदों के मुकाबले 5304 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है। पहले उल्लिखित पूरक प्रति शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों में दोषों के लिए इन 5304 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 800 को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। भाषा और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक स्ट्रीम के लिए लगभग 6000 और 13000 उम्मीदवारों को क्रमशः दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है। न्यायालय ने जेएसएससी को 15 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई भी 15 सितंबर को होगी। झारखंड में 6 जुलाई तक जारी रहेगी बारिश। झारखंड में 6 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहने का अनुमान है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों के लिए भी 4 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि दक्षिणी झारखंड के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और मानसून के प्रभाव से राज्य में 6 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। मुहर्रम को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। डीजीपी बोले, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर संबंधित जिले के एसपी होंगे जिम्मेवार। मुहर्रम पर्व को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा मुहर्रम के जुलूस को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुहर्रम के जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। साथ ही जुलूस में डीजे बजाने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं मुहर्रम के दौरान लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसके लिए सभी जिलों के एसपी को जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। झारखंड पुलिस मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट पर है। बुधवार को राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में मुहर्रम को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आईजी, डीआईजी और सभी जिले के एसपी भी शामिल हुए। डीजीपी ने बैठक के दौरान सभी जिलों के एसपी को अपने जिलों में मुहर्रम को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया और जरूरी सुरक्षा उपाय करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी ने बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर उस जिले के एसपी ही जिम्मेवार होंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि वैसे जगहों पर जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, खासकर रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी जिलों के एसपी को दिए गए हैं। सभी जिलों में शांति समिति की बैठक कर वॉलंटियर चिन्हित किए गए हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। थानों में बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पर रखा गया है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निरोधात्मक कार्रवाई करने, जिलों में संभावित घटना वाले स्थलों पर बलों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति करने और असंभावित घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने सुरक्षा बलों के लिए भोजन, आवासन, पानी आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने, जिलों में दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता का व्यापन करने, एंटी रॉयट कंट्रोल ड्रिल की व्यवस्था करने, जिला और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकें करने और नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया।
रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर के उद्घाटन से पहले गरमाई झारखंड की राजनीति। पोस्टर बैनर पर झामुमो और भाजपा आमने सामने। करीब 400 करोड़ की लागत से NH 75 पर रांची के रातू रोड के ऊपर बनी एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। फ्लाईओवर के उद्घाटन के पूर्व राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री के रांची आगमन और फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर राजधानी रांची में जगह जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की तस्वीर लगी है, लेकिन होर्डिंग से कम मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब है। होर्डिंग और बैनर में सीएम की तस्वीर नहीं होने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन वहां हमने कोई भेदभाव नहीं किया, सबकी तस्वीर थी। लेकिन ये लोग ओछे दिल की राजनीति करते हैं। वहीं झामुमो नेता की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि हम लोगों का ध्यान पोस्टर बैनर पर नहीं है, हम लोग तो इसी में खुश हैं कि रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है। जहां तक विभागीय विज्ञापन और पोस्टर बैनर में सीएम की तस्वीर नहीं रहने का मामला है, इस पर तो विभाग ही कुछ कह सकता है। रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का नाम पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग दोहराते हुए झामुमो नेता मनोज पांडे ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के साथ साथ कई सामाजिक संगठन गुरुजी के नाम पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का नामकरण करने की पूर्व की मांग पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी स्थिति में एलिवेटेड फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नहीं होने देगी। जब भी फ्लाईओवर का नामकरण होगा तो वो झारखंड की माटी पुत्र के नाम पर ही होगा। पलामू में स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में नेशनल हाईवे 39 पर स्कॉर्पियो और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य जख्मी हैं। गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है, जबकि 3 अन्य युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार की देर शाम एक स्कॉर्पियो पड़वा के इलाके से मेदिनी नगर की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में सिंगरा खुर्द में दरहा बाबा के पास स्कॉर्पियो ने एक बाइक को टक्कर मार दी और पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि स्कॉर्पियो में सवार एक दूसरे युवक की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो में सवार मृतक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के हमीदगंज के रहने वाले सोनू कुमार के रूप में हुई है, जबकि बाइक सवार मृतक की पहचान विजय यादव पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव के रहने वाले के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गंभीर रूप से जख्मी एक युवक को इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, जबकि 2 अन्य युवकों को इलाज के लिए उनके परिजन निजी अस्पताल में ले गए हैं। सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। चक्रधरपुर मंडल में रेलवे ने लिया ट्रैफिक ब्लॉक, प्रभावित रहेंगी 25 ट्रेनें। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इसकी वजह से कम 25 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्रा करने से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें, कहीं आपकी ट्रेन भी कैंसिल या रीशेड्यूल तो नहीं हो गई। स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मांस, मछली और तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर रोक। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम क्षेत्र की साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, राजस्व सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इसमें आगामी श्रावण माह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रस्तावित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर उद्घाटन कार्यक्रम और मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। प्रशासक ने 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम स्थल मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने, सफाई भूपाली में करने, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के उपयोग और खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का निर्देश दिया। प्रशासक ने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की मांस मछली की दुकान संचालित नहीं होगी। कोटपा एक्ट के तहत सभी विद्यालयों के 300 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, गौतम प्रसाद साहू उपस्थित रहे। झारखंड में बाबा का दर्शन होगा आसान, श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। राजकीय श्रावणी मेला 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। ये 9 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बाबा नगरी देवघर और बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका में लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालु बाबा धाम से सुखद अनुभव लेकर लौटे, इसकी तैयारियां विभिन्न स्तरों पर चल रही हैं। बुधवार को झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के प्रमुख और देवघर तथा दुमका के उपायुक्त, एसपी एवं अन्य
अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव का लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस था। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था करें। आपात स्थिति से निपटने के लिए जो जहां तैनात हो वे प्रशिक्षित, जिम्मेवार और संवेदनशील हों। झारखंड की मुख्य सचिव ने कहा कि श्रावणी मेले में भगदड़ की स्थिति नहीं बने, इसके लिए तय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें। श्रद्धालु एक जगह अधिक संख्या में इकट्ठे नहीं हो, इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे छोटे छोटे समूह में रहें। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी शिफ्ट बदलने पर तभी अपना स्थान छोड़ें जब उनका विकल्प वहां आ जाए। भीड़ नियंत्रण के लिए AI आधारित CCTV कैमरे, ड्रोन आदि के फुटेज की लगातार मॉनिटरिंग हो और लगे कहीं भीड़ ज्यादा हो रही है तो बिना समय जाए के तत्काल उसे नियंत्रित करें। झारखंड की मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं का मार्ग समतल हो ताकि ठोकर लगकर गिरने की आशंका नहीं हो। जहां सीढ़ी आदि हो वहां फिसलन नहीं हो। श्रद्धालुओं के आने जाने की अलग व्यवस्था हो। अचानक बिजली गुल नहीं हो। बिजली कटने के साथ उसकी पुनः बहाली की वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखें। कहीं भी बिजली का नंगा तार नहीं हो और वो नीचे की ओर झूलता हुआ नहीं हो। एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर से लोगों को गुजारने के दौरान इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां अत्यधिक भीड़ की स्थिति नहीं बने। गुरुवार को गढ़वा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे बाईपास 4 लेन सड़क का उद्घाटन। 1129 करोड़ में हुआ निर्माण। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को झारखंड के गढ़वा आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के गढ़वा आगमन से पहले बुधवार मॉक ड्रिल एवं जॉइंट ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल गढ़वा के बिरसा मुंडा हेलीपैड से लेकर हुर गांव स्थित कार्यक्रम स्थल तक किया गया, जिसमें कई गाड़ियों का काफिला शामिल था। इस मॉक ड्रिल में DC, SP समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। मॉक ड्रिल के बाद कार्यक्रम स्थल पर DC, SP ने ड्यूटी पर तैनात सभी पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की। मौजूद पदाधिकारियों को गुरुवार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई कि ड्यूटी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस दौरान DC ने कहा कि सड़क एवं परिवहन मंत्री का आगमन 3 जुलाई को गढ़वा के हुर गांव में होने जा रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पदाधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति स्थल से लेकर विभिन्न जगहों पर कर दी गई है। इस मौके पर SP दिनेश यादव ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। CRPF को भी जिम्मेवारी दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर वैकल्पिक रूट का निर्धारण कर दिया गया है और वहां पुलिस बल और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्रालय के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि गढ़वा को एक बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देने वाले हैं। वो 1129 करोड़ की लागत से बनकर तैयार 22 किलोमीटर गढ़वा बाईपास 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि गढ़वा जिले को 3 जुलाई को नितिन गडकरी के द्वारा कुछ और नई सौगात भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 3 जुलाई को लगभग 12 बजे गढ़वा में पहुंचेंगे और करीब 1:30 बजे यहां से प्रस्थान करेंगे। CCL के मृत कर्मियों के आश्रितों के PF के करोड़ों रुपए का गबन, CBI करेगी जांच। झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में भविष्य निधि यानी PF घोटाला हुआ है। आरोप है कि मृत कर्मियों के आश्रितों को PF का पैसा लौटाने के नाम पर यह खेल हुआ है। 44 फर्जी खाते खुलवाए गए और उसके जरिए PF के पैसे का गबन हुआ। मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI करेगी। रांची स्थित CBI की एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 30 जून को 6 लोगों को नामजद किया है और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। CBI ने 24 अगस्त 2021 को दर्ज केस नंबर 250/2021 से संबंधित केस को ही टेकओवर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। रामगढ़ के SP ने 18 अप्रैल 2025 को CBI के SP को पत्र लिखा था और इस केस को टेकओवर करने का आग्रह किया था। इस केस में रामगढ़ के कॉरपोरेशन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजय कुमार सिंह के साथ साथ त्रिपुरारी कुमार की पत्नी नूतन देवी, विनोद कुमार, अजय प्रसाद की पत्नी सुषमा देवी व अन्य शामिल हैं। देवघर के सत्संग नगर महावीर कॉलोनी में रहने वाले पीयूष कुमार श्रीवास्तव ने 24 अगस्त 2021 को रामगढ़ थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर जांच में पता चला कि कॉरपोरेशन बैंक में फर्जी तरीके 44 बैंक अकाउंट खोलकर बैंक प्रबंधक और अन्य ने बिचौलियों और CCL के अधिकारियों की मिलीभगत से भविष्य निधि के करोड़ों रुपए का गबन किया। धनबाद के मरीजों के लिए खुशखबरी,
सदर अस्पताल में 100 से अधिक तरह के करा सकेंगे ब्लड टेस्ट। धनबाद कोर्ट रोड स्थित सदर अस्पताल में जल्द ही मरीजों को 100 से अधिक तरह के ब्लड टेस्ट की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके लिए अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में हीमोटोलाइजर व सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन इंस्टॉल करने का काम पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अस्पताल के पैथोलॉजी में खून यानी रक्त जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध कराई गई है। इन मशीनों के माध्यम से कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट समेत बायोकेमिस्ट्री से संबंधित सभी रक्त सैंपलों की जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। सदर अस्पताल के खुले लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। मशीनों के अभाव में अस्पताल में सीमित खून जांच की सुविधा मिल रही है। वर्तमान में सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में रक्त जांच की शुगर, थायराइड, ट्रूनेट, ब्लड ग्रुप, मलेरिया समेत सीमित रक्त जांच की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अन्य तरह की रक्त जांच के लिए मरीजों को बाहरी केंद्र में जाना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में विभिन्न तरह की रक्त जांच की संख्या बढ़ने पर मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सदर अस्पताल के पैथोलॉजी में विभिन्न तरह की रक्त जांच सुविधा शुरू करने के लिए रीएजेंट और केमिकल की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न तरह के रक्त सैंपलों की जांच के लिए कई तरह की रीएजेंट की खरीदारी हो चुकी है। जल्द ही अन्य केमिकल भी मिलेंगे। रीएजेंट व केमिकल के पहुंचते ही पैथोलॉजी में रक्त सैंपलों की जांच की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बारिश नहीं बनेगी बाधा, तैयार की गई है स्मॉल एक्शन टीम। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बाधा नहीं बनेगी। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी को मिलाकर स्मॉल एक्शन टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में 10 से 15 जवान और अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह टीम किसी भी समय और किसी भी मौसम में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पूरे पलामू जोन में स्मॉल एक्शन टीम की तैनाती की गई है। दरअसल पलामू का इलाका लातेहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है। इसी इलाके में बूढ़ा पहाड़ भी मौजूद है। पलामू का इलाका बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों से सटा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की खास नजर है। इन इलाकों में स्मॉल एक्शन टीम की तैनाती की गई है। स्मॉल एक्शन टीम को बारिश के दौरान नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपकरण भी मुहैया कराए गए हैं। दरअसल बिहार के चक्रबंधा और छत्तीसगढ़ सीमा के बूढ़ा पहाड़ कॉरिडोर के बीच के इलाके पर स्मॉल एक्शन टीम की खास नजर है। इस कॉरिडोर में विभिन्न पुलिस पिकेट और कैंपों में जवानों को तैनात किया गया है। एक्शन टीम बरसात के मौसम में पिकेट में तैनात जवानों की मदद भी करेगी। हजारीबाग के इस गवर्नमेंट अस्पताल में है अजीब व्यवस्था, व्हीलचेयर के लिए गिरवी रखना पड़ता है सामान। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का हाल बेहाल है। अब अस्पताल के सिस्टम पर ही सवाल उठ खड़ा हो गया है। दरअसल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए व्हीलचेयर के बदले मोबाइल फोन या गाड़ी की चाबी गिरवी रखना पड़ता है। ये सुनकर अजीब लगता हो, लेकिन इसमें सच्चाई है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड या फिर वार्ड से टेस्ट कराने जाने के लिए व्हीलचेयर के बदले मोबाइल या फिर चाबी गिरवी रखना पड़ता है। मरीज के परिजन बताते हैं कि मोबाइल छोड़ना अब के समय में संभव नहीं है, क्योंकि मोबाइल के जरिए ही लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर मोबाइल भूला गया तो बड़ी आफत हो सकती है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास न तो मोबाइल होता है और न ही गाड़ी। ऐसे में वो व्हीलचेयर के लिए गिरवी क्या रखेंगे। चाबी और मोबाइल फोन गिरवी रखने की बात को लेकर संवाददाता ने मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति से बात की। उन्होंने कहा कि यह समस्या पहले आई थी। सभी विभाग को यह सूचित किया गया है कि सामान किसी का भी कोई गिरवी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो सभी को फिर से निर्देश दिया जाएगा ताकि ऐसा ना हो। रांची को पहली एलिवेटेड रोड की सौगात, गुरुवार को नितिन गडकरी करेंगे रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची को ट्रैफिक जैम से बड़ी राहत मिलने जा रही है। बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर गुरुवार को जनता को समर्पित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 3 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एलिवेटेड रोड को झारखंड का पहला फ्लाईओवर बताया जा रहा है, जो तकनीकी रूप से अत्याधुनिक और यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह फ्लाईओवर लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रातू रोड रांची की लाइफलाइन है। इस सड़क से प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग गुजरते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, मरीज, कर्मचारी और व्यापारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन 300 से अधिक एम्बुलेंस गुजरती हैं, जो पहले जाम में घंटों फंसी रहती थी। लेकिन अब फ्लाईओवर के शुरू होने से 4 से 5 मिनट में यह सफर तय हो सकेगा, जो पहले 3 घंटे तक समय लेता था। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह सड़क कभी लाल मिट्टी की हुआ करती थी, फिर पक्की सड़क बनी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रही। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि रामविलास पेट्रोल पंप के सामने 3 दिनों तक वे खुद अनशन पर बैठे थे।
तब वे काफी युवा थे। कई आंदोलनों और संघर्ष के बाद आखिरकार उनका सपना साकार हुआ। रांची में नाली निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, घरों और दुकानों को कराया गया खाली। रांची के निवारणपुर इलाके में फ्लाईओवर के नीचे मरम्मत कार्य के दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। यह कार्य L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा था। पाइपलाइन फटते ही तीव्र गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गैस रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत आसपास के घरों और दुकानों को खाली करवा लिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। हालांकि गेल इंडिया की तकनीकी टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद टीम ने गैस पाइपलाइन को बंद कर मरम्मत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस की तेज गंध के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही L&T और गेल के अधिकारियों से जवाब तलब की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। शराब घोटाले में प्रिज्म के MD को भी ACB ने गिरफ्तार किया। राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने आज प्रिज्म कंपनी के MD विधु गुप्ता को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले में IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे के बाद यह 8वीं गिरफ्तारी है। मालूम हो कि उत्पाद विभाग ने प्रिज्म कंपनी को शराब की बोतलों पर चिपकाई जाने वाली होलोग्राम को बनाने का काम दिया था। आरोप है कि प्रिज्म कंपनी को अधिक कीमत पर होलोग्राम बनाने का ठेका दिया गया था। इसमें कमीशन के रूप में एक निर्धारित राशि तत्कालीन उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे को भी दी जाती थी। डेडलाइन समाप्त, 76% राशन कार्ड धारियों का ही हो सका eKYC। अब तक 1,42,000 लाभुक गलत पाए गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का eKYC कराने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड धारियों की पहचान करना था। इसके लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित थी, लेकिन 30 जून तक झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 76% लाभुकों का ही eKYC हो सका। 24% लाभुकों का eKYC लंबित रह गया। हालांकि eKYC का एक सुखद फलाफल यह निकला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ले रहे 1,42,504 गलत पहचान हुई। इससे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले खाद्यान्न और बिस रिक्ति के विरुद्ध 1,42,504 नए लाभुकों को दिया जा सकेगा। यह मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की अधिकतम संख्या 2,64,25,325 तय कर रखी है। केंद्र द्वारा तय सीमा 9 जून 2022 को भर गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने झारखंड में अपने खर्च पर मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया। इस योजना के तहत लाभुकों की अधिकतम संख्या 25 लाख निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का eKYC के क्रम में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का भी eKYC कराया, लेकिन 30 जून तक राज्य योजना के 65% लाभुकों का ही eKYC कराया जा सका। यह मालूम हो कि 25 लाख अधिकतम लाभुकों की संख्या के विरुद्ध राज्य में 24,99,767 लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किया गया है। इनमें 30 जून तक 16,14,442 लाभुकों का eKYC किया जा सका। eKYC के लिए लाभुक परिवार के सदस्यों को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना पड़ता है। परिवार के सभी सदस्यों को बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली डालकर अपनी पहचान बतानी पड़ती है। इससे पता चल जाता है कि परिवार का कौन सदस्य फर्जी है, किसके पास फर्जी राशन कार्ड है। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी और सड़क जाम। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड हाजी चौक के पास एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक जगन्नाथपुर मेला देखने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। घटना के तुरंत बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी और रिंग रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। गिरिडीह में CSP संचालक के साथ लूटपाट, 3.5 लाख छीनकर भागे बदमाश, मारपीट भी की। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के CSP संचालक संतोष कुमार के साथ मंगलवार शाम को बाइक सवार अज्ञात 2 अपराधियों ने लूटपाट की है। लूटपाट के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई है। इससे वे घायल हो गए हैं तथा 3.5 लाख रुपए लूट ली गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि धरगुल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के CSP संचालक संतोष कुमार मंगलवार को अटका बैंक शाखा से रुपए की निकासी कर बाइक पर सवार होकर गांव जा रहे थे। वे मोडरो के रास्ते होकर गांव
जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें शाम 6:30 बजे के करीब रोका और मारपीट कर रुपए लूट लिए। उनकी मोबाइल और बाइक की चाबी भी लेकर अपराधी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर लोग मौके पर पहुंचे एवं घायलावस्था में उन्हें उठाकर घर ले गए। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज किया गया। थाना प्रभारी विनय कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने भुक्तभोगी सीएसपी संचालक से पूछताछ की। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है तथा प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। चूंकि देर शाम में जंगली रास्ता होकर वे रुपए लेकर अकेले गांव जा रहे थे, पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी। रांची में महिला बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। 4 जुलाई को अन्नपूर्णा देवी करेंगे उद्घाटन। स्मार्ट सिटी रांची के परिसर स्थित जुपमी भवन में 4 जुलाई 2025 को सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। ये उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य की महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, खिजरी विधायक राजेश कच्छप समेत मंत्रालय के सचिव, संस्थान के निदेशक, राज्य के मुख्य सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि देश भर में संस्थान के कुल 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। वर्ष 2014 में पटना में 6ठा केंद्र खोलने की कोशिश हुई जो सफल नहीं हो सकी। बाद में 2019-20 में इसे न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ में खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी असफल रहा। झारखंड के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि इस बार केंद्र की मंजूरी मिली और अब यह केंद्र सफलतापूर्वक रांची में शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में 2 कक्ष होंगे जिनमें एक साथ 75 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले सकेंगे। साथ ही हॉस्टल में 78 कमरे उपलब्ध हैं। इस केंद्र के शुरू होने से झारखंड सहित बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी जैसे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 3 की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मधवा टोल टैक्स के समीप बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतकों की पहचान लीलो तूरी, छोटू तूरी और राजन तूरी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि छोटू तूरी और राजन तूरी आपस में पिता पुत्र थे। सभी लोग नवडीहा ओपी क्षेत्र के जंगरीडीह से बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर गांव में लीलो तूरी के भतीजे के घर आषाढ़ी पूजा के अवसर पर प्रसाद खाने गए थे। लौटते वक्त यह भीषण हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मधवा टोल टैक्स के आगे स्विफ्ट डिजायर कार को तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से दोनों घायल महिलाओं को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। इस हादसे की खबर मिलते ही सदर अस्पताल में परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों के करुण क्रंदन से अस्पताल परिसर का माहौल बेहद गमगीन हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात ट्रक की तलाश जारी है। ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार, 10,13,000 रुपए नकद भी बरामद। गुमला जिले में नशा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुमला पुलिस ने बुधवार को करीब 40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से कुल 10,13,000 रुपए नकद भी जब्त किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुमला के पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि लक्ष्मण नगर का निवासी आकाश राज उर्फ आकाश पासवान ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आकाश के ठिकाने पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 से 15 ग्राम के बीच ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरिडीह के इस गांव में डायरिया का कहर, पूरा मोहल्ला चपेट में, 5 गंभीर मरीज सदर अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित कुशमाकुरा गांव में डायरिया ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 40 से 50 ग्रामीण इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आनन फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम से ही लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई, लेकिन बुधवार तक हालात और बिगड़ते चले गए। प्राथमिक स्तर पर इलाज से राहत नहीं मिलने पर कई मरीजों को रेफर करना पड़ा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार डायरिया फैलने का मुख्य कारण दूषित पानी हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है और लोग बोरिंग या कुएं का पानी का इस्तेमाल करते हैं। संदेह जताया जा रहा है कि इसी जल स्रोत में किसी प्रकार की गंदगी मिल जाने से यह बीमारी फैली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है।
धनबाद में भोगनाडीह में लाठीचार्ज के विरोध में भाजपाइयों ने सीएम का पुतला फूंका। साहेबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस समारोह के दौरान सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू व उनके समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना ने राज्य भर में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए घटना को आदिवासी समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण रॉय ने कहा कि हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर पुलिस का सिद्धो कान्हू के वंशजों के साथ अमर्यादित व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे स्वयं को आदिवासी नेता बताते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने हूल दिवस पर आदिवासी प्रतीकों का ही अपमान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की, साथ ही दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। श्रवण रॉय ने कहा कि राज्य सरकार की दोहरी नीतियां अब आदिवासी समाज के हितों के खिलाफ जाती दिख रही हैं, जिसे भाजपा और समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं हुआ तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन को और उग्र रूप देगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं मानने पर मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट का नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट को आरोपी के रिहाई के संबंध में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने पर नोटिस हुआ है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सिविल कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश रंजन कुमार के समक्ष लंबित एक शिकायत मामले का रिकॉर्ड मंगवाया। जस्टिस सेन ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि मजिस्ट्रेट आरोपी अजय मुंडा को जेल न भेजे और शिकायत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किया जाए। जस्टिस सेन ने 30 जून को अजय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। शीर्ष कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शिकायत में आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसे हिरासत में ले लिया गया। मुंडा के वकील ने जस्टिस सेन की कोर्ट में मामला उठाया और हिरासत के बारे में सूचित किया। इस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार को अदालत में हाजिर होने को कहा। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा है कि आरोपी को हिरासत में लेने का आधार क्या था। हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर मजिस्ट्रेट पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। मुंडा पर शिकायतकर्ता की जमीन के स्वामित्व को लेकर एक सिविल विवाद के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। धनबाद में मुहर्रम पर नहीं बजेगा डीजे, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश। मुहर्रम को लेकर बुधवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। डीसी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी अखाड़ा दल निर्धारित रूट और समय का कड़ाई से पालन करेंगे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व अंचल के सीओ जुलूस के रूट का पूर्व में भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। त्योहार के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचित करें। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने अखाड़ा दलों को ताजिया की ऊंचाई को लेकर सतर्क रहने और उसे इस प्रकार रखने की सलाह दी जिससे मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से उपद्रवी तत्वों की पहचान कर प्रशासन को जानकारी देने, जुलूस में शांति बनाए रखने और प्रशासन के सहयोग की अपील की। बैठक में समिति के सदस्यों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें खतरनाक करतबों से परहेज, भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध, व्हाट्सएप ग्रुप का गठन, बिजली पानी की सुचारू व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता तथा सड़कों की मरम्मत शामिल हैं। चाकुलिया आभूषण लूटकांड के 2 लुटेरे गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बंगाल से किया गिरफ्तार। लगभग 1.5 करोड़ की हुई थी लूट। पुलिस ने चाकुलिया में आभूषण कारोबारी के घर लूटकांड का खुलासा 48 घंटे के अंदर कर लिया है। मामले में ग्रामीण एसपी ने बताया कि 1 किलो से अधिक वजन के आभूषण के साथ 2 लुटेरों को बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के चाकुलिया थाना क्षेत्र में 30 जून की रात अपराधियों ने आभूषण कारोबारी 70 वर्षीय अरुण कुमार नंदी के घर में घुसकर हथियार और चाकू का भय दिखाकर करीब 1.5 किलोग्राम सोने के जेवरात और 1,55,000 रुपए नकद रुपए लूट लिए थे। घटना के बाद क्षेत्र के व्यवसायियों में काफी रोष था। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इधर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में टीम बनाकर गहन कार्रवाई की। इसी दौरान गठित छापेमारी टीम ने पश्चिम बंगाल के जोगबनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाड़ा बिनासल गांव में छापेमारी की और मोटरसाइकिल से भाग रहे 3 संदिग्धों में से 2 को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में चांडिल निवासी मोहम्मद रफीक और जमशेदपुर का बागबेड़ा निवासी निरंजन गौड़ शामिल हैं, जबकि उनका एक अन्य साथी भागने में सफल रहा। मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 1 चाकू, 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा गोली, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की गई है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।